किए थे? कहाँ पहुंचे थे? हाँ, चलिए हेडिंग डालिएगा भारत की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना का मतलब चट्टानी संरचना से है। मतलब हम बात कर रहे हैं भारत की चट्टान के बारे में। चट्टान को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो चट्टान बनी वो सबसे प्राचीन चट्टान कहलाती है, जिसे आप आदि चट्टान कहते हैं। जो कि कौन सी चट्टान है तो बता दीजिएगा, आर्कियन रॉक। सबसे पहली चट्टान आर्कियन चट्टान, ठीक। और उसके बाद की सभी चट्टान, बाद की सभी चट्टान जो है, जैसे कि धारवाड़, कडप्पा, पता है आप लोग को इस जगह से ज्यादा अच्छी जगह ये जगह होती है। यहाँ वालों को समझ में तो आ ही रहा होगा, फिर भी पता नहीं आगे बैठते हैं, खासकर ये सामने वाली लड़कियां या इधर वाले लड़के। आप लोग तब देख पाओगे जब मैं हटूंगा, मतलब जब मेरी मतलब मैं हटूंगा, तब आप देख पाओगे कि क्या लिखा हुआ है। अब स्क्रीन देखने आई हो? स्क्रीन देखने आई हो? जब सामने इतने बड़े स्क्रीन पे है तो छोटे से स्क्रीन पे देख के क्या मिलेगा। तो ये जगह खाली है और ये बैठे हैं, क्या लॉजिक है इसके पीछे बताइए। ज्यादा आगे, बहुत ज्यादा आगे, इतना कि मतलब, तो वो जगह क्यों खाली है? कुल मिला के कुछ नहीं हो सकता। चलो आप, इसके बाद की सभी चट्टान मतलब कौन सी? धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन। अब यहां पे एक बात समझ लो, जितना भी मैं 4-5 दिन तक पढ़ाने वाला हूं, कोई भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जो पूछा जाएगा वो आखिरी के 2 दिन बताऊंगा। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? मतलब ये है कि अभी मैं आपको 3-4 दिन कंसेप्ट क्लियर करूंगा। सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मुझसे वैसी उम्मीद मत करना कि मैं लाइन टू लाइन लिख कर आपको क्वेश्चन आंसर तौर पे बताऊं। तो क्वेश्चन आंसर के तौर पे नहीं, बस एक समझने के तौर पे, और आप जितना लिख लो वो आपकी श्रद्धा। समझ लो प्लस लिख लो, जरूरत पड़े तो दोबारा वीडियो देख के लिखो, लेकिन लिख लो ताकि वो कंसेप्ट जो है वो जहन में रहे। करेंगे ऐसा? चलिए, तो बात की सभी चट्टानें मतलब कौन कौन सी? धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन। 5 चट्टानें जो है वो कैसे बनेगी? आर्कियन के अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया से। निक्षेपण नहीं बोलना, निक्षेपण। निक्षेपण की प्रक्रिया से, जहां अपरदन का मतलब होता है इरोजन और निक्षेपण का मतलब होता है डिपोजिशन। अब यहां पर क्या मतलब होता है इरोजन का? 2 शब्द आपके सामने हैं, समझिएगा सबसे पहले। अभी देखिए ये क्या होता है, इसके बाद ही समझ में आएगा कि हुआ क्या। मैंने कहा बात की सभी चट्टानें आर्कियन के अपरदन और निक्षेपण से बनती है, तो पहले समझ लो अपरदन क्या होता है। और अपरदन से एक और शब्द मिलता जुलता, अपक्षय। अपरदन और अपक्षय, ये 2 चीज पहले समझ जाइएगा। अपरदन का मतलब होता है इरोजन और अपक्षय का मतलब होता है वेदरिंग। एक इरोजन और एक क्या बोल रहा हूं मैं, वेदरिंग। इरोजन क्या होता है, अपरदन क्या होता है? अपरदन वह प्रक्रिया है, वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का क्या होता है, विखंडन। क्या बोला? चट्टानों का विखंडन होता है, चट्टानें टूटती हैं। डिसइंटीग्रेशन होता है चट्टानों का, डिसइंटीग्रेशन, चट्टानों का विखंडन होता है। और विखंडन के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं बता देना, ढीले पदार्थ का निर्माण होता है। जो चट्टान होती है वो कैसा होता है तो बोला सॉलिड। चट्टान कैसी होती है? सॉलिड। और जब वो टूटेगी तो क्या बनेगा? लूज मैटर बनेगा। जो भाई 2 ईंटों को रगड़ोगे तो वो सॉलिड पार्ट होगा कि लूज पार्ट होगा? लूज पार्ट। तो चट्टानें जब विखंडित होगी तो ढीले पदार्थ का निर्माण होगा, जिसे आप बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं?
मिट्टी, और या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं, सेडिमेंट यानी कि अवसाद। बात समझ में आ रही है? वहीं पर अपक्षय की परिभाषा क्या है? अपक्षय भी वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का क्या होता है, तो बता दीजिएगा। विखंडन होता है और परिणाम स्वरूप ढीले पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। यहां पे एक बात समझिएगा। फिर आप बोले सर क्या बात करते हैं सर, दोनों की परिभाषा तो सेम है, दोनों तो सेम ही लिखे हो। मैंने कहा बोला अलग है, दोनों एक ही प्रक्रिया को संपादित करते हैं। अपर्दन का काम क्या है, चट्टानों का विखंडन करना और मिट्टी का निर्माण करना, और अपक्षय का भी काम क्या है, चट्टानों का विखंडन करना और मिट्टी का निर्माण करना। अगर दोनों में कुछ अंतर है तो वो है इन प्रक्रिया को संपादित करने वाले इनके कारक। जहां अपर्दन की प्रक्रिया को संपादित करने वाले इसके कारक जो है कौन कौन से बताइए? हवा, वर्षा, नदी और हिम नदी। हवा, वर्षा, नदी और हिम नदी। हिम नदी मतलब ग्लेशियर में बहने वाली बर्फ की नदी। ग्लेशियर में बहने वाली बर्फ की नदी क्या बोलते हैं उसको? कोई आइडिया? कुछ भी? फ्रोजन क्या? फ्रोजन रिवर बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में? ग्लेशियर में देखिए, जमीन में पानी है तो पानी बह रहा है, वहां पे बर्फ है तो बर्फ बह रही है। कोई भी चीज जो बह रही हो वो काटेगी, कोई भी चीज बह रही हो वो काटे। हवा बह रही है वो काटेगी, बारिश का पानी गिरेगा तो बहेगा, नदी की पानी बह रही है, ग्लेशियर में बर्फ बह रहे हैं तो ये क्या करेगी, काटेगी। अपर्दन का मतलब होता है काटना। बताता हूं अभी, सब समझ में आ जाएगा। और अपक्षय का मतलब, अपक्षय की प्रक्रिया संपादित करने वाले इसके जो कारक है। उससे पहले यहां पे एक बात समझिएगा, कोई पूछे हवा क्या करती है, कैसे लेट हो गया? क्यों? क्या लिख रही थी? एग्जाम दे के आ रही है सीधा? क्या लिख रही है? एग्जाम? अच्छा ठीक है, ठीक है। फिर कब याद आया? कितने बजे? 5 बजे याद है, भागी चली आई फिर? मतलब कोचिंग ने खींच लाया ना तुमको यहाँ तक, मतलब आना पड़ा ना, ये बहुत बड़ी बात है। जब जब जागो तब सवेरा। ठीक है, चलिए। मतलब कोचिंग बुलाया आपको, कोचिंग खींच के बुलाया आपको। घड़ी देखो कि कब 5 बजेगा, 5 बज गया, चलो मेरा टाइम हो गया कोचिंग जाने का। कोचिंग बुलाए आपको, बहुत सारी जगह बुलाती है, बहुत सारी जगह बुलाती है। जैसे घर, घर बुलाता है। घर की याद किसको नहीं आती? मौका मिलता है तो घर जाते हो? बोले सर घर ही में तो रहते हैं। तो घर वाले जब घर में रहते पता लगे, लेकिन घर बुलाती है, मतलब एक घर ही है जिसे आप अपना कहते हैं, जहाँ पे जाना होता है आपको। ठीक है, और दूसरा है कोचिंग, जहाँ आपको विद्या मिलती है, वो भी आपको बुलानी चाहिए। किसी कोई ऐसा जिसको नहीं बुलाती है? किसको किसको बुलाती है? चलो हाथ ऊपर करो। कोचिंग बुलाती है, टाइम हो जाता है तो आपको दिल से आवाज आती है कि चलो चलना है। चलिए, तो डेली आना फिर, जब इतना ही दिल से बुला रही है कोई चीज तो आइएगा फिर। ठीक, चलिए। तो यहां पर क्या बताओ कि हवा क्या करती है, बोलना? अपर्दन करती है। बोले नदी क्या करती है? बोले अपर्दन करती है। बोले वर्षा क्या करती है? बोले वो भी अपर्दन करती है। तो ये सब किसके कारक है? अपर्दन के कारक है। क्या करते हैं? अपर्दन करते हैं। चलो एक बात समझो, बारिश का पानी टीने वाले घर में कभी रहे हो या देखिए? पानी, टीने वाले घर में पानी टिप 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 ऐसा वाला बना रहता है ऐसा, तो यहीं से पानी टिप 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 गिरता रहता है। तो कितना ऊंचाई होती है टीने की ज्यादा से ज्यादा? 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट, 11 फीट का तो स्लैब होता है, तो उतना ऊंचा नहीं रखते, उससे कम ही रहता है, स्लोप में नीचे आ जाता है। तो 8, 9, 10 फीट, महज 10 फीट की ऊंचाई से पानी टिप टिप जमीन पे गिरता है और उतने में क्या हो जाता है? गड्ढा हो जाता है। तो ये जो बारिश की बूंदे हैं ये क्या कर रही है? ये जो गड्ढा कर दी वो क्या है? अपर्दन। और उसके बाद बारिश खत्म होने के बाद वो पूरा गड्ढे की मिट्टी पूरी बिखरी रहेगी। आप यहाँ पे कंक्रीट बना दो, बोले कंक्रीट नहीं टूटेगा, करके देख लो,
कंक्रीट में भी होल हो जाएगा। बोले पत्थर रख दो, पत्थर में भी होल हो जाएगा। और ये पानी जो आप 10 फीट की ऊंचाई से गिरता देख रहे हो, पानी किस ऊंचाई से गिरता है? बहुत ऊपर से गिरता है। साउथ इंडिया मूवी देखेंगे तो पानी की एक बूंद गिरती है जमीन पे, मिट्टी ऐसे उछल जाता है, देखिए। तो इतना होता है पानी का पावर, ऊपर से गिरता है तो। खैर, हवा चलती है, लगातार हवा चलेगी तो उससे भी क्या हो रहा है? अपर्दन। नदी, नदी बहती, नदी जब बहती तो नदी के अंदर देखा है कभी? नदी के अंदर देखा है कभी हाथ डाल के? कभी डालिएगा हाथ नदी के अंदर, क्या निकलता है? पूरा मिट्टी। यही है अवसाद जो नदी अपने साथ लेकर बह रही है और ला रही है कहीं से, काट कुट के, चट्टानों से, पर्वतों से बहती है तो वहां से काट काट के अपने साथ लेकर आती है, और वही सेडिमेंट है जो नदी अपने साथ ला रही है, उसी को सेडिमेंट बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। बात समझ में आ रही? कुल मिला के ये समझ में आ रहा है अपर्दन के कारक। अपक्षय के कारकों की बात करें तो अपक्षय के कारक भौतिक कारक, रासायनिक कारक, जैविक कारक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कारक अगर कोई है तो फिजिकल फैक्टर, यानी कि भौतिक कारक, जैसे कि सूर्य। कोई पूछे सूर्य क्या करती है तो बोलना अपक्षय करती है। सूर्य क्या करती है बोलो? अपक्षय। कैसे करती है चलो बताओ? सूर्य कैसे करेगी यार अपक्षय? सूर्य क्या करती है चलो बताओ? सूर्य की हीट से, और कुछ समझाओ। ठीक, ठंडा, उससे भी टूटता है, बिल्कुल बिल्कुल। गर्म होने से फैलता है, ठंडे होने से सिकुड़ता है, फैलने सिकुड़ने से चीजें टूट जाती है। चलो समझाता हूं, ये तो समझ गया। सूरज की ताकत देखो। छत पे एक प्लास्टिक की बोरी, चावल की बोरी प्लास्टिक की आती है। कौन सा चावल खाते हैं आप? इट इज नॉन, नाम बताइए। सबनम, सरना। अब्बा हुजूर कौन खाते हैं? अब्बा हुजूर खाएंगे नहीं बोलते, अब्बा हुजूर चावल खाएंगे, अब्बा हुजूर खाएंगे, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर खाया करो, अच्छा है, अच्छा चावल है। चलिए, बिरयानी उसी की बनती है, ठीक है। खैर, तो चावल कोई भी खाए, मैं बोल रहा हूँ उसकी बोरी जो आती है वो प्लास्टिक की होती है, उसको ऐसी फाड़ देते हो, ये इतना नरम होता है। जो चावल की प्लास्टिक बोरी इतनी मजबूत होती है, एक काम करो 2 महीने छत पे रख दो प्लास्टिक की उस बोरी को, धूप में 2 महीना, गर्मी के मौसम में धूप में रख दो, और 2 महीने बाद जाना प्लास्टिक बोरी को उठाना, क्या होता है? गिर जाता है बोरी। प्लास्टिक का क्या हुआ वो बताओ? चावल गिर गया वो छोड़ो, टूट जाता है, टूट जा, लकड़ी था क्या टूट गया? क्या हुआ प्लास्टिक का, क्या हुआ? वो वो क्या? अरे प्लास्टिक क्या हो जाता है 2-4 महीने के बाद? रना जाता है, और बोलो क्या हो जाता है? टूटती को भाई, टूटता क्या है? लकड़ी टूटती है, और भी बहुत सारी चीजें जो टूट जाती है, लेकिन धूप में 2 महीने धूप में रखने के बाद वो प्लास्टिक टूट जाएगा। शब्दों का चयन करो यार, मेंस के विद्यार्थी है, क्या हो जाता है? कागज है क्या फट गया? इतने बड़े हो गए हो, हाँ बोलो क्या हो जाता है? हाँ, कागज फटा करते हैं, इधर पिघल जाता है, कुछ नहीं हो सकता। हाँ मैडम बताओ क्या हो जाता है? नो आइडिया। पीछे बॉयज, कौन से प्राणी हो यार, कठोर क्यों हो जाएगा यार? देखो ये हमारे मेंस के विद्यार्थी है जिसको भविष्य में मेंस लिखना है, लिख लिए मेंस। हाँ बगल में सर, खींचा जाता है, खींचा जाता है। अबे खिंचाता क्या मालूम भी है? नहीं नहीं, वो जो हो गई हीट से छोड़ो। क्या हुआ, क्या मैंने प्लास्टिक बोरी उठा, क्या हुआ उसके साथ 2 महीने में? 2 महीने में उसके साथ क्या हुआ, उसका क्या हुआ? क्षय हुआ, अपक्षय हुआ, बात खत्म। फट गया तो टूट गया, तो पिघल गया तो ठोर हो गया, तो खिंचा गया तो तना गया, रना गया, एक से एक।
किसी ने नहीं बोला। उसका वेदरिंग हो गया, उसका अब क्षय हो गया, क्षय हो गया मतलब आप उस प्लास्टिक को उठाओगे और ये देखो खत्म, खत्म, प्लास्टिक की बोरी पूरी तरह से नष्ट हो गई, क्षय हो गई। क्षरण जो बोला था ठीक था, ठीक है, वो पूरी तरह से क्या हो गई, क्षय हो गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2 महीने में प्लास्टिक की बोरी को सूर्य के प्रकाश ने ऐसी तैसी कर दी, कई करोड़ वर्षों से जो सूर्य का प्रकाश पड़ रही है चट्टानों में, चट्टानें वैसी रहेगी, टूटने लगेगी। और सूरज के किरणों से चीजें एक्सपेंड होती है और उसके बाद जब नहीं पड़ती तो फिर से श्रिंक होती है। रेल की पटरियों के बीच में गैप रखा जाता है, क्यों? गर्मी में जब वो फैलती है तो अगर सटा रहेगा तो फैलने से वो बैंड हो जाएगा, तो गैप रहता है। वो बोल इतना ही से तो गैप रहता है शायद, लेकिन इतना ही उसका श्रिंक होना होता है। और वो जब ठंडी पड़ेगी तो फिर वो सिकुड़ जाएगी, फिर गर्मी फैल जाएगी, यही प्रक्रिया होते रहेगी। तो वो क्या हो जाएगी, उसका वेदरिंग हो जाएगा, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, टूटने लगेगी। और जब चट्टानें टूटेगी तो क्या बनेगी, मिट्टी बनेगी। दोनों में बेसिक अंतर यह है कि अपरदन के कारक जो है अपने द्वारा बनाई गई मृदा का क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं, जबकि अपरदन के कारक जो है अपने द्वारा बनाई गई मृदा का क्या नहीं कर सकते। सूर्य मृदा का निर्माण कर जरूर सकता है, लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करती है, तो बोलना अपरदन के कारक ही हवा उड़ा कर ले जा सकती है। बारिश का पानी बोलो बहाकर, नदी का पानी बहाकर, बर्फ का पानी, बर्फ की नदी बहाकर ले जा सकती है। तो ये स्थानांतरित कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह। बात समझ में आ रही, समझ में आया अपरदन अपक्षय क्या होता है? चलो और समझाता हूं। अपक्षय 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग, भौतिक अपक्षय, और एक होता है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय मतलब केमिकल वेदरिंग। तो यहां पर भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय, यहां पर समझिएगा, भौतिक अपक्षय को बोला जाता है डिसइंटीग्रेशन। क्या बोल रहा हूं मैं से, भौतिक अपक्षय में डिसइंटीग्रेशन होता है और रासायनिक अपक्षय में, बोलिए, अरे भाई उसके आगे का बोलने बोल रहा था, क्या होता है, डीकंपोजिशन। और भौतिक अपक्षय में क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन। अब बोले ये तो इंग्लिश का हो गया, हिंदी का बताओ सर। तो ये हो गया विघटन, बोलो विघटन, जिसको विखंडन भी कहते हैं। अगर मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि क्या हो गया चट्टानों का, विखंडन हो गया, मतलब विघटन हो गया, मतलब डिसइंटीग्रेशन हो गया। जब डीकंपोजिशन की बात करूं तो इसे बोलते हैं अपघटन, इसे क्या बोलते हैं, या आसान भाषा में सड़न। जब बॉडी खत्म हो जाती है, आदमी मर जाता है, तो उसकी बॉडी क्या हो जाती है, डीकंपोज हो जाती है, सड़ने लगती है, उसी को बोलते हैं अपघटन। और दूसरी तरफ क्या होता है, विघटन। तो एक बात बताओ, अगर मैं बात कर रहा हूं चट्टान की, तो चट्टानों का क्या होगा, विघटन। मैं कह रहा हूं चट्टानों का विघटन हो रहा है या चट्टानों का विखंडन हो रहा है, मतलब। तो विखंडन शब्द जो है वो किसके मामले में, चट्टानों का टूटना, चट्टानों का टूटना विखंडन। और किसी चीज का सड़ना डिकम्पोजिशन यानी अपघटन। तो चट्टानें कभी सड़ती है क्या, नहीं। जो जैविक पदार्थ होते हैं, जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, जो जैविक पदार्थ होते हैं, उनमें क्या होता है, उनका डिकम्पोजिशन होता है। और जो जैविक पदार्थ है वो जटिल कार्बनिक पदार्थ है। क्या बोलेंगे इसको, जटिल कार्बनिक पदार्थ। जटिल कार्बनिक पदार्थ मतलब, कार्बनिक पदार्थ मतलब ऑर्गेनिक मैटर। क्या बोलेंगे, हाँ, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है। हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी जटिल कार्बनिक पदार्थ है। और जब वो क्या होती है, डिकम्पोज होती है, तो वो बदल जाती है किसमें, सरल कार्बनिक पदार्थों में। कोई है बायो वाला यहां पे, थोड़ा समझाएगा।
अब कोई नहीं होगा बायो वाला, कोई है बायो वाला इधर? हाँ, 1 2 3, तुम भी हो, तुम दोनों बायो वाले हो। बताओ सरल कार्बनिक पदार्थ मतलब क्या होता है? ठीक, तो जब हमारी बॉडी जो एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ठीक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, और वो जब टूटेगी तो हमारी बॉडी जब डिकम्पोज होगी क्या बनेगा? कार्बन, बोलते जाओ। हमारी बॉडी में एल्युमिनियम है, हमारी बॉडी में एल्युमिनियम है। ए भाई छोड़ो, समझ रहे हो ना? तो सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या हो जाती है? टूट जाती है। जैसे हमारा कार्बन अलग, ऑक्सीजन अलग, ठीक, बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बोल रहे हो, वाटर, H2O, बॉडी सड़ने के बाद पानी रिलीज, पूरा पानी जो था बॉडी का वो खत्म, कार्बन डाइऑक्साइड वो भी मुक्त हो गया, वायुमंडल में चला गया। नाइट्रोजन, देन सोडियम क्लोराइड, हमारा बॉडी में सॉल्ट, वो सब रिलीज हो जाता है। ये है सरल कार्बनिक पदार्थ, समझ रहे हो ना? बॉडी सड़ने के बाद, ठीक। तो ये होता है सड़न, इसको बोलते हैं सड़ना। चट्टानों में कभी रासायनिक अपक्षय नहीं होता? चट्टानों में कौन सा अपक्षय होता है? यानी कि डिसइंटीग्रेशन, यानी कि विघटन यानी विखंडन। तो यहां पर देखिएगा, जब मैंने अपर्दन बोला तो भी चट्टानों का विखंडन बोला, जब मैंने अपक्षय बोला तो भी चट्टानों का क्या हुआ? और जब चट्टानों का विखंडन होता है तो इसमें चट्टानों का क्या होता है? चट्टानों का क्या होता है? विखंडन होता है, और विखंडन के बाद ये अपने घटक तत्वों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। ये अपने घटक तत्वों में क्या हो जाते हैं? घटक तत्व मतलब जिससे वो बने थे उसी में टूट गए। जैसे ईटा बना किससे? मिट्टी से। मैंने ईटा को पकाया, चलो पका लिया मैंने, फिर मैंने ईटा रगड़ा, तो क्या सोना निकल रहा है? चांदी निकल रहा है? क्या निकलेगा? वही मिट्टी निकलेगी जिससे वो बनी थी। तो जिससे वो बनी थी उसी में टूट जानी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलो सैंड स्टोन, यानी कि बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर या बालू का पत्थर। तो बलुआ पत्थर बने ही किससे था? बालू से। और जब टूटेगा तो क्या ही बनेगा? बालू में बदल जाएगा। बालू का पत्थर बालू से बना था और टूटेगा तो फिर से बालू ही बनेगा। क्लियर? चलिए, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, विजन क्लियर हो रहा है। और आइए आगे, कहां थे हम लोग? हाँ, अपर्दन अपक्षय। अब देखिए, अब बात किसकी है? यानी डिपोजिशन। अब एग्जांपल समझिएगा, अगर मैंने एक गड्ढा किया, बात समझना, मैंने एक गड्ढा किया, 1 साल बाद आऊंगा मैं, 1 साल बाद देखूंगा ये गड्ढा गड्ढा रहेगा कि भर चुका होगा, किसी ने मिट्टी डाला कि अपने से भरा, एक बार में भरा कि समय लगा होगा, एक साथ भरा कि परतों में भरा होगा। पहले एक परत जमी होगी, फिर दूसरी, ऐसे करते 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 एक टाइम आएगा जब ये पूरा, आप 1 साल बाद आओगे देखोगे तो भर गया। अब जब ये भर गया तो बताइए दोनों में डेंसिटी, जो पहले वाली मिट्टी थी, जो ये वाली गड्ढा खोदने के बाद जो मिट्टी दबी, वो दोनों में किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? जो पहले से है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो अभी है उसकी डेंसिटी कम होगी। जो अभी भरी है उसको तो हाथ से भी खोद ही दोगे आप, जैसे डॉगी लोग खोदते हैं। वो लोग कौन सी मिट्टी खोद पाते हैं? खैर उनकी बात अलग है। हम अगर खोदेंगे तो हम कौन सा खोद पाएंगे आसानी से? जो गड्ढा हुआ तो उसको खोद लेंगे। और 10 साल बाद क्या इसकी डेंसिटी वैसी कमी रही है कि क्या डेंसिटी बढ़ी? अब खोद के दिखाओ, अब नहीं खोदाएगा, क्योंकि 10 साल में इसकी डेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। 100 साल के बाद इसकी डेंसिटी वैसी रहेगी कि और बढ़ गई? 1000 साल के बाद 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। अबे कितना बढ़वाओगे? अब तो चट्टान बना दो। डेंसिटी बढ़ते 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 अभी क्या हो जाएगी? चट्टान बन जाएगी। बात समझ में आ रही? तो मैंने क्या बोला कि क्या होना जरूरी है? अगर यहां पर मिट्टी थी तो मिट्टी को यहां पर क्या होना जरूरी है? डिपोजिशन होना जरूरी था।
अगर ये डिपोजिशन नहीं होती तो मिट्टी यहां वहां हमेशा घूमती रहती। उसका किसी जगह पर जाकर क्या होना जरूरी है, डिपोजिशन। तो बेसिकली निक्षेपण की परिभाषा अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूं तो बता दीजिएगा, अपरदन के कारकों द्वारा बनाई गई मृदा का किसी स्थान पर क्या करना, डिपॉजिट करने को ही डिपोजिशन कहा जाता है। निक्षेपित करने को ही क्या बोला जाता है, निक्षेपण। तो यहां पर क्या बोला मैंने, बोलिए अपरदन के कारकों द्वारा, अपरदन के कारकों द्वारा बनाई गई मृदा का, बनाई गई मृदा का किसी स्थान पर क्या कर देना, निक्षेपित करने को ही, डिपॉजिट करने को ही क्या बोला जाता है, निक्षेपण कहा जाता है, मतलब डिपोजिशन कहा जाता है। अपरदन के कारकों द्वारा बनाई गई मृदा का किसी स्थान पर, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि स्थानांतरण कौन करेगा, अपरदन के कारक ही करेंगे। हालांकि बनाने वाला तो अक्षय भी है, और मैं तो बोलूं प्रबल तौर पे बनाने वाला कौन है, सूरज से ज्यादा स्पीड विखंडन कोई और नहीं करता। सबसे तेजी से विखंडन कौन करेगा, सूर्य। तो वो वेदरिंग प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, मिट्टी बनाने के लिए। तो वो प्रोसेस हो रहा है। तो यहां पर लेकिन स्थानांतरण कौन करेगा, तो अपरदन के कारकों द्वारा मृदा का, या बनाई गई मृदा छोड़ दी, अपरदन के कारकों द्वारा मृदा का, बनाई गई छोड़ दी, अपरदन के कारकों द्वारा मृदा का किसी स्थान विशेष पर क्या होना, निक्षेपित होने को क्या बोला जाता है, निक्षेपण बोला जाता है। अब निक्षेपण होगा, निक्षेपण हो गया, निक्षेपण के बाद क्या होगा, दो चीज, एक बता दीजिएगा कंप्रेशन, बोलिए कंप्रेशन एंड सीमेंटेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, दबना, और सीमेंटेशन मतलब, अरे सीमेंट क्या हो जाता है, सीमेंट जम जाती है। तो कंप्रेशन एंड सीमेंटेशन दो प्रोसेस होगा। कंप्रेशन मतलब लंबे समय दबे, डिपोजिशन के बाद क्या होगा, दबेगी, ये जमीन दबती है, दबते 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 क्या होगा इसका, दबना, कंप्रेशन। फिर क्या होगा ये, उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होगा, जमना, और जमते जमते ये क्या हो जाए, जब सेट हो जाए, तो ये सेट होकर क्या बन जाएगी। तो चट्टान बनने के लिए क्या होना जरूरी है, और निक्षेपण किसका, मिट्टी का। मिट्टी आई कैसे, तो पता यह चला कि चट्टान के अपरदन के कई करोड़ वर्ष पश्चात किसका निर्माण होता है, बोलचाल भाषा में चट्टानों के अपरदन से बनती है मिट्टी, और मिट्टी के निक्षेपण से बनती है चट्टान। लेकिन निक्षेपण होने के बाद कई करोड़ वर्ष लग जाते हैं क्या बनने में, और चट्टानों का धीरे 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 अपरदन होता रहेगा, कई करोड़ के बाद वो क्या हो जाएगी, टूट कर क्या बन जाएगी, एक दिन में नहीं होगा, लंबा समय लगेगा। तो चट्टानों के अपरदन से बनती है मिट्टी, और मिट्टी के निक्षेपण से बनती है फिर से चट्टान। तो मैंने बोला सबसे पहली चट्टान जो होगी वो कैसी थी, जैसे आप आर्कियन बोल रहे हो, वो कैसी है, ठोस, उसका अपरदन होगा, बनेगी मिट्टी, और मिट्टी निक्षेपण होगा तो फिर से वो जमेगी। तो जो दोबारा बनने वाली चट्टान है, यानी पुनः निर्मित चट्टानें जो है, पुनः निर्मित चट्टानें जो है वो हमेशा कैसी होगी, पुनः निर्मित चट्टानें कैसी होगी, तो बोलना परतदार होगी। परतदार होगी मतलब वो किस रूप में होगी, तो बता दीजिएगा, परतों के रूप में होगी। क्यों, क्योंकि जब दोबारा बनेगी तो परतें ऐसी जमती रहेगी, तभी तो चट्टान बनेगी। तो पुनः निर्मित चट्टानें हमेशा परतदार होगी। तो आर्कियन के बाद की सभी चट्टानें कैसी है, आर्कियन पहली ठोस, उसके बाद धारवाड़ बनेगी। धारवाड़ कैसे बनेगी, बोलो अपरदन के सॉरी आर्कियन के अपरदन और निक्षेपण से धारवाड़ बनेगी। धारवाड़ कैसे बनी, कौन सी चट्टान के अपरदन और निक्षेपण से, आर्कियन चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण। अब ये मतलब अपरदन से बनेगी मिट्टी, मिट्टी का निक्षेपण होगा, फिर कई करोड़ हो जाएंगे, फिर चट्टान, ऐसा मत बोलना। धारवाड़ जब मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में, विशेषताओं के बारे में, तो एक पॉइंट क्या होगा उसका निर्माण, कि धारवाड़ बनी कैसे। तो बताइए कैसे बनी, आर्कियन के अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया से धारवाड़ का निर्माण हुआ। बोले कडप्पा कैसे बनी, धारवाड़ के अपरदन और निक्षेपण से कडप्पा चट्टान का निर्माण हुआ। बोले विंध्यन कैसे बनी, कडप्पा चट्टान के अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया से कौन सी चट्टान बनी, विंध्यन। बात समझ में आई, एक पॉइंट समझ में आ रहा है, कंटिन्यूस में ये हो गया। अब और समझो, यहां तक समझ में, हटा दूं, चलो छोड़ो हटाओ।
अगला देखो, हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर? भारत की भूगर्भिक चट्टानी, वो भी किसकी? भारत की। अभी ऐसी बहुत सारी ये जरूरी था कि नहीं था? ये अभी जो पढ़े हमने, जो भी कुछ पढ़ा, सब चीज जरूरी है, जो मैं आपको पहले से पढ़ा दूंगा। उस जगह जगह पर जब वो आएगा, याद है मैं बताया था, तो जिनको याद आ गया उनके बारे नहीं आ रहे, और जिनको नहीं याद आया, पता है कंसेप्ट कभी का अलग चीज है। पढ़ाई के दौरान अगर मैंने बोला कि याद आ रहा है, वो रिलेट कर रहे हैं, अगर आप रिलेट नहीं कर पाए तो समझ लेना कि उसके बाद का पूरा कंसेप्ट आपका अधूरा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां आप लिंकअप नहीं कर पाए, जिस टाइम पे आपको कनेक्ट करना था ना, वो नहीं कर पाए ना, तो कहीं ना कहीं मन में एक उतार चढ़ाव आ जाता है कि अरे यार नहीं हो पा रहा है, फिर वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता। इसलिए जो अभी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़े, ताकि वो बाद में क्या हो सके, रिलेट हो तो कम से कम कर सके। बिल्कुल, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है भले ही, लेकिन कंसेप्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट के दृष्टि से। ठीक है, चलिए, भारत की भूगर्भिक चट्टानी संरचना। हमने भारत की चट्टानों कितने भागों में बांटा है? तो बोलना। 4 भागों में। भारत की चट्टानों कितने भागों में बांटा गया? बोला 4। बताइए, कितना आसान है। प्राथमिक चट्टान, द्वितीयक चट्टान, तृतीयक चट्टान और चतुर्थी चट्टान। प्राइमरी रॉक, सेकेंडरी रॉक, टर्शरी रॉक और क्वाटरनरी रॉक। लिख लो जल्दी से, बोलिए। प्राथमिक चट्टान, फिर बोलो। द्वितीयक चट्टान, फिर बोलो। तृतीयक चट्टान, और उसके बाद बोलो चतुर्थी चट्टान। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थी, 4 चट्टानें पाई जाती है भारत में। लेकिन हमने क्या सुना था? आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन, यही सुने। अब ये 5 जो मैंने नाम बताए, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन, 6 नाम जो है वो किस किस में आएगा वो देखिएगा। सबसे पहले जो प्राथमिक चट्टान है, जो सबसे पहले बनी, वो कौन सी चट्टान थी? आर्कियन। ये प्रश्न जो है भारत की भूगर्भिक चट्टानी संरचना के बारे में, ये प्रश्न 100-125 शब्दों के प्रश्न बनेंगे। कितने? 100-125 शब्दों के बड़े प्रश्न बनेंगे, तैयार कर लीजिएगा। जब पूरा पढ़ लोगे तो 100-125 शब्दों में लिखना ही है आपको। बड़े प्रश्न, इस चैप्टर का सबसे बड़ा प्रश्न, जहां पे पूरा का पूरा भूगर्भिक संरचना ही आपसे पूछ ले रहा है। और जब आपसे पूछेगा तो क्या करेंगे आप? चारों चट्टानों के बारे में बताएंगे। लिखना 125 शब्द है, तो कैसे बांटोगे? हर एक चट्टान के बारे में कितने कितने शब्द बताओगे? गणित कैसा है आप लोग का? डब्बा गणित कैसे है? अरे 125 शब्दों में लिखना है, 4 पॉइंट लिखना है, कितने कितने शब्दों में लिखोगे? 33 शब्दों में। तो हर एक चट्टान कितने शब्दों में लिखे जाएंगे? प्राथमिक चट्टान 30, द्वितीय चट्टान 30, तृतीय चट्टान 30, चतुर्थी चट्टान 30, तब जाके हो जाएंगे 125। बात समझ में आ रही है? किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं। बोले प्राथमिक चट्टान में अगर 1 लाइन में लिख दूं तो, इसको 5 लाइन में लिख दूं तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। बात समझ में आ रही है? द्वितीय चट्टान के बारे में ज्यादा है, प्राथमिक चट्टान के बारे में कम लिखना होता है। लेकिन आपको लिखना क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है, चारों चट्टानों को बराबर। समझ रहे? तब जाके अच्छे नंबर मिलेंगे। एक को ज्यादा कम करोगे तो मजा नहीं आएगा। हाँ, एक आध लाइन का फर्क पड़ जाए तो ठीक है, लेकिन एक लाइन, एक 5 लाइन, ये नाइंसाफी है। 1-2 तो 1-4 कर सकते हो आप, 1-2.5 तो 1-4, 4.5 कर सकते हो आप। एक को 1 लाइन में लिखा और बाकी दूसरे चट्टान को आप 4-5 लाइन में लिख रहे हो, ये नाइंसाफी है। प्राथमिक चट्टान में कौन सी चट्टान आएगी? हर एक चट्टान खुद में कितने शब्दों का प्रश्न बनेगा? हर एक चट्टान खुद में 30 शब्दों का प्रश्न बनेगा। बोल दे तृतीय का चतुर्थी चट्टान में अंतर स्पष्ट करो, आदमी खत्म। बात समझ में आ रही? प्राथमिक चट्टान बोल दे 30 शब्दों में, द्वितीय चट्टान बोल दे 30 शब्दों में, 30 शब्दों के साथ साथ ये 60 शब्दों का भी प्रश्न बनता है। प्राथमिक चट्टान में कौन सी, जो सबसे पहली चट्टान बनी वही प्राथमिक चट्टान है? कौन सी? आर्कियन। उसके बाद द्वितीय चट्टानों में वे चट्टानें आएंगी जो आर्कियन के अपरदन निक्षेपण से बनी थी, जैसे कि बोलो। धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और ये 5 चट्टानें जो है, ये आर्कियन के अपरदन निक्षेपण से बनी हुई चट्टानें।
आर्कियन के बाद की चट्टान है, आर्कियन से बनने वाली चट्टानें हैं, आर्कियन में बनी है ये सब, आर्कियन के ऊपर बनी है ये सब। बात समझ में आ रही है? अब और समझिएगा, हमारे पास हमारे पृथ्वी का सबसे पहले सबसे शुरुआत में कौन सा हिस्सा मौजूद था? दक्षिण भारत। हमारे पास शुरू से भारत का कौन सा हिस्सा मौजूद था? दक्षिण भारत, जिसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, पेनिनसुलर इंडिया। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत क्यों? क्योंकि जो दक्षिण भारत जिसे मैं कह रहा हूं वो एक क्या है? प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्यों है? पानी अच्छा है कि जल अच्छा है? तो तीनों ओर पानी से नहीं, तीनों ओर जल से। शब्दों का चयन करें। पानी, पानी, पानी मजा नहीं आता है। जल, ठीक, क्योंकि एक जल है तो दूसरा स्थल है। जल, स्थल, जलमंडल, स्थल। कहीं सुने पानी मंडल? जहां पानी है उसको बोलते हैं पानी मंडल। कैसा लग रहा है? जहां जल है वो जल मंडल, जहां स्थल है वो, अब जमीन मंडल बोलूं तो कैसा लगेगा? समझ रहे हैं? शब्दों का चयन करेंगे, ठीक। जो तीनों ओर से जल से घिरा हो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। बात खत्म। करेंगे ऐसा, ठीक। तो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत हमारे पास शुरू से यही था मौजूद, जिसे हम क्या बोलते हैं तो बता देना। इंडियन प्लेट, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंडियन प्लेट, यानी कि भारतीय प्लेट। याद रखिएगा, ये इंडियन प्लेट क्या होता है, ये प्लेट ही क्या होता है? प्लेट किसको बोलते हैं? एक प्लेट वो होती है जिसमें हम खाना खाते हैं, यानी एक टुकड़ा स्टील का, स्टील की प्लेट में खाना खाते हो ना, स्टील की प्लेट का मतलब स्टील का एक टुकड़ा, जिसे आप क्या बोल दिए? प्लेट। वैसे ही जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो पृथ्वी के बाहर में क्या बनी? किसका निर्माण हुआ? वही है चट्टान जिसमें हम रह रहे हैं। एग्री? यही है क्रस्ट, जमीन जो है यही क्रस्ट है जिसमें हम रह रहे हैं। अगर ये टूट जाए तो इस टूटी हुई चट्टान को हम बोलते हैं क्या? अधिक जानकारी के लिए आगे चल के हम पढ़ेंगे, जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तब समझ में आ जाएगा। पीटीटी यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सुने कभी? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सुने कभी? चलिए सुनेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो अभी बस इतना समझिएगा कि हमारे पास कौन सी प्लेट है, और एक प्लेट है कौन सी? यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट मतलब पूरा का पूरा यूरेशियन, जिसको यूरेशिया कहते हैं, मतलब पूरा का पूरा यूरोप और पूरा का पूरा एशिया मिलकर क्या कहलाता है? यूरेशिया। वैसे ही वैसे जैसे विराट और अनुष्का मिलकर क्या कहलाते हैं? राइट, क्या बात है, यही सब मालूम ज्यादा रहता है ना, पढ़ाई लिखाई के अक्षर तो समझ ही नहीं आते। तो वैसे ही तो यूरोप और एशिया मिलकर क्या बना? यूरेशिया, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूरेशियन प्लेट। और हमारी वाली इंडियन प्लेट। ये प्लेटें जब टकराएंगी तब बनेगा हिमालय। बात समझिएगा। तो वो बनेगा, मैदान बनेगी, उससे पहले हमारे पास क्या था? अभी तो उत्तर भारत बना ही नहीं है। शुरुआत में उत्तर भारत तो अभी बना ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ भारत का कौन सा हिस्सा मौजूद था शुरू से? दक्षिण भारत। और चूंकि ये दक्षिण भारत, जिसको आप क्या बोल रहे? इंडियन प्लेट। मैंने पहले बोला प्लेट कौन है? क्रस्ट का एक टुकड़ा प्लेट है। और क्रस्ट में कौन सी चट्टान थी तो बता देना सबसे पहली? क्रस्ट ही आपकी कौन सी चट्टान है? आर्कियन। आगे चल के बताऊंगा। तो क्रस्ट में सबसे पहली चट्टान कौन सी? आर्कियन। और यही टूट के जब एक टुकड़ा अलग होगा हमारे इंडियन प्लेट के रूप में, तो इसमें भी सबसे पहली चट्टान कौन सी होगी? जितने भी प्लेटें होंगी, जितने भी प्लेट है, सब में सबसे पहली चट्टान कौन सी है? आग्नेय, जिसको इग्निशियस रॉक बोलते हैं। इग्निशियस रॉक, वही है आर्कियन, वही है इग्निशियस, वही है क्रस्ट, सब वही है, नाम अलग अलग है। जैसे राम किसका अवतार? कृष्ण। तो ये कौन है? ये एक ही है, सब एक ही है। बात समझ में आ रही? अवतार अलग अलग है। खैर बेकार एग्जांपल था। तो क्रस्ट ही आपकी कौन सी चट्टान है? तो मतलब हमारी इंडियन प्लेट में सबसे पहली चट्टान जो होगी वो कौन होगी? एग्री? हमारे प्रायद्वीपीय पठार में, हमारे दक्षिण भारत में, हमारे इंडियन प्लेट में सबसे पहली चट्टान कौन सी? अब इसी आर्कियन का पर्दा निक्षेपण होगा तो यहीं पर कौन सी चट्टान बनेगी?
धारवाड़ का पर्वत निक्षेपण से अगली चट्टान यहीं पर, यहीं पर, यहीं पर। पता ये चला कि पूरे प्रायद्वीपीय पठार में ही आर्कियन है, धारवाड़ है, कडप्पा है, विंध्य है, गोंडवाना है, दक्कन है। उत्तर भारत में कुछ है ही नहीं, क्योंकि उत्तर भारत तो अभी बना ही नहीं है। नहीं समझ में? इसी प्रायद्वीपीय पठार में ही प्राथमिक और द्वितीयक चट्टानें पाई जाती है। इसी प्रायद्वीपीय पठार में प्राथमिक और द्वितीयक चट्टानें पाई जाती है। अब क्या होगा, इंडियन प्लेट जाकर अब टकराएगा किससे? यूरेशियन प्लेट से। और जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराएगी तो किसका निर्माण होगा? चलिए आइए, जब यही इंडियन प्लेट जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराएगा तो किसका निर्माण होगा? तो बता दीजिएगा। हिमालय का निर्माण। और हिमालय के निर्माण के दौरान जो कुछ बना उसे एक नई चट्टान बोला गया, जो है कौन सी? तृतीयक चट्टान। तृतीयक चट्टान मतलब कौन सी चट्टान? तृतीयक चट्टान मतलब कौन सी चट्टान? वो चट्टान जो हिमालय के निर्माण के दौरान बनी। वो चट्टान जो हिमालय के निर्माण के दौरान बनी, वो है कौन सी चट्टान? क्योंकि इस प्रायद्वीपीय पठार में आपकी प्राथमिक चट्टान है और कौन सी चट्टान है? द्वितीयक चट्टान। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों है यहाँ पे। अब जिसे हम तृतीयक कह रहे हैं, तृतीयक तो अब बनेगी, एक नई चट्टान है। इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने के बाद जो हिमालय बनेगा वही हमारी तृतीयक चट्टान है, वही हमारी टर्शरी चट्टान है। तो हिमालय के निर्माण के दौरान क्या बना? बोले 4 चीज बनी। बोले कौन कौन सा? पहला बोलिएगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय बना। दूसरा क्या बना? हिमालय बना। तीसरा क्या बना? नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां बनी। अभी ये सब नाम समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये इसके बाद वाला चैप्टर है। हिमालय जो है ना, वो इसके बाद वाला चैप्टर है, तीसरा चैप्टर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का भौतिक विभाजन में। लेकिन इससे पहले अगर सुना होगा थोड़ा बहुत तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले बोले ट्रांस हिमालय, जिसके अंतर्गत 3 पर्वत श्रृंखलाएं आती है। बोलो काराकोरम पर्वत श्रृंखला, दूसरी लद्दाख पर्वत श्रृंखला, तीसरी जास्कर पर्वत श्रृंखला। ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनको संयुक्त रूप से ट्रांस हिमालय बोला जाता है, ये कौन सी चट्टान के अंतर्गत आएगा? बात समझ में आ रही? फिर आएगा क्या? हिमालय। हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रृंखला है। सबसे पहले ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिक हिमालय। महान, मध्य और शिवालिक हिमालय। बोलिए महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, यानी ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये जो है ये है आपका क्या? हिमालय। फिर नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में फैली हुई पहाड़ी। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में फैली हुई पहाड़ी कौन सी पहाड़ी हो गई? नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी। आगे चल के बताऊंगा और क्लियर में। और सबसे आखिरी में बता दीजिएगा अंडमान निकोबार। क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार का निर्माण भी हिमालय के निर्माण के दौरान ही हुआ था। तो कभी आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए भारत में अंडमान निकोबार कौन सी चट्टान के अंतर्गत आता है, अंडमान निकोबार कौन सी चट्टान के अंतर्गत आता है? ये प्राथमिक चट्टान है, ये द्वितीयक चट्टान है, या ये तृतीयक चट्टान है? तो अंडमान निकोबार एक तृतीयक चट्टान है। बता पाएंगे आप? चलिए, अंडमान निकोबार एक तृतीयक चट्टान है। क्यों? क्योंकि वो हिमालय के निर्माण के दौरान बनी। ट्रांस हिमालय तृतीयक, हिमालय तृतीयक, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां तृतीयक, अंडमान निकोबार तृतीयक। यानी हिमालय वाले रीजन पे जो बना या हिमालय के निर्माण के दौरान जो बना वो तृतीयक चट्टान है। बोलो हाँ। उसके बाद क्या हुआ? जब हिमालय बना तो हिमालय के नीचे एक बहुत बड़ा सा क्या बना? गड्ढा बना। बताऊंगा आगे चल के। जब गड्ढा बना तो हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों द्वारा बहाकर लाए हुए अवसाद इन गड्ढों में भरते गए और यहां पर एक मैदान का निर्माण हुआ जिसे बोलते हैं मध्यवर्ती मैदान, मिडिल प्लेन एरिया, ग्रेट प्लेन। तो ये जो बना मध्यवर्ती मैदान, ये जो मध्यवर्ती मैदान बनी, ये मध्यवर्ती मैदान कब बनी? हिमालय बनने के बाद कि हिमालय बनने से पहले? तो हिमालय के बाद जो बना वो क्या बनेगा? क्योंकि उसको बने कम समय हुआ है, इसलिए वो भी मैदान है। उसको ज्यादा समय होता तो वो भी क्या बन चुकी होती? चट्टान। तो मैं ये कह रहा हूं, बताता हूं, अभी उसको भी क्लियर करता हूं। तो हिमालय के बाद बनी, तो हिमालय के बाद जो बनी, जो मैदानी संरचनाएं बनी, उसे आप कौन सी चट्टान बोलते हो?
मतलब चतुर्थी चट्टान में क्या आएगा? भारत की सभी, बता दीजिएगा, मैदानी संरचना, भारत की सभी मैदानी संरचना किस चट्टान के अंतर्गत आएगी? फिर मन में एक सवाल आएगा, सर चट्टान पढ़ा रहे हो और मैदान बता रहे हो। जब आप चट्टान पढ़ा रहे हो, चतुर्थी चट्टान बोल रहे हो, तो चट्टान में चट्टान होनी चाहिए, मैदान में तो क्या होती है? मिट्टी। फिर मैदान की मिट्टी चट्टान कैसे हो सकती है? चलो बताओ, क्या लॉजिक है इसको इस तरीके से लेने का? बिल्कुल यार, आज वो मैदान है, मैंने बताया था ना, कहां गया? निक्षेपण होगा, निक्षेपण होगा तो अवसादे जमने के बाद शुरुआत में तो वो मैदान ही रहेगी, लेकिन धीरे 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 समय के बाद, कंप्रेशन एंड सीमेंटेशन के बाद, कई करोड़ के बाद ये क्या बन जाएगी? यानी आप चतुर्थी चट्टान में उन चट्टानों को ले रहे हो जो आज नहीं है, जो भविष्य की चट्टान है, लेकिन आज क्या है? वो मैदान। लेकिन यही मैदान भविष्य की क्या बनेगी? तो उसको आपने किसके अंतर्गत ले लिया? चतुर्थी चट्टान के अंतर्गत ले लिया। तो चतुर्थी चट्टान में भारत की सभी मैदानी संरचनाएं आएंगी जो भविष्य की चट्टान होगी। बात समझ में आ रही? अब इसमें क्या क्या लेंगे आप बताइए? भारत में कौन कौन सी मैदानी संरचना है? सबसे पहले ये वाला मैदान जिसको आप मध्यवर्ती मैदान बोलते हो, बोलिए मध्यवर्ती, मध्यवर्ती मैदान, ठीक। उसके बाद यहां पर देखिए, ये वाली जगह पर थार का मरुस्थल, पढ़ोगे इसके बाद वाला चैप्टर, जब पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। थार का मरुस्थल में बोला ये, तो आप बोलो ये मतलब क्या? मतलब मैं बोला ये थार का मरुस्थल है, बोले ये मतलब सर क्या? तो वो आपको अगले चैप्टर में समझ में आएगा। अभी उतना पैनिक मत हो, अभी सिर्फ नाम से मतलब रखो। सुन लो यार, ऐसा देख रहे हो, राजस्थान में कौन सा पर्वत? बोलो अरावली। फिर बोले अरावली मतलब, अरावली मतलब अरावली। अरावली राजस्थान को दो भागों में बांटती है, एक पूर्वी राजस्थान और एक इस तरफ का। इसी पश्चिमी राजस्थान में जो मरुस्थल है उसी को बोलते हैं थार का मरुस्थल। तो ये हो गया आपका अगला क्या? बोलो थार का मरुस्थल। फिर उसके बाद बोलिए पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट के बीच के मैदान को पश्चिम तटीय मैदान, पूर्वी घाट पूर्वी तट के बीच के मैदान को पूर्वी तटीय मैदान। एक तरफ मैंने बोला पश्चिम तटीय मैदान, एक तरफ बोला पूर्वी तटीय मैदान, दोनों ही मैदान तटों से लगे हुए क्या कहलाते हैं? तटीय मैदान, यानी कोस्टल प्लेन। तटीय मैदान मतलब कौन से प्लेन? कोस्टल प्लेन। तो ये हो गया अगला तटीय मैदान। तो पहला हो गया मध्यवर्ती मैदान, दूसरा हो गया थार का मरुस्थल, थार डेजर्ट, तटीय मैदान कोस्टल प्लेन, और कौन सा मैदान है? चलो बताओ, और कौन सा मैदान बच गया भारत में? डेल्टाई, डेल्टाई क्षेत्र। डेल्टा भी एक क्या है? मैदान, क्योंकि डेल्टा का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाया गया अवसादों से हुआ है। अभी जब नदी पढ़ेंगे तब डेल्टा बताऊंगा, अभी नहीं बताया भी था ना डेल्टा, नहीं बताया, बताऊंगा। चलो, तो ये डेल्टा कैसे बनता है? नदियों द्वारा बहाकर, हिमालय की नदियों द्वारा बहाकर या किसी भी नदियों द्वारा बहाकर लाया गया अवसादों के जमने से किसका निर्माण हुआ? तो डेल्टा भी एक ऐसी क्षेत्र है, मैदानी संरचना। तो चौथे नंबर पे लिख लीजिएगा कौन सा क्षेत्र? डेल्टाई क्षेत्र। तो ये हो गया आपका चौथे नंबर पे डेल्टाई क्षेत्र, डेल्टा वाला रीजन। मतलब आप चतुर्थी चट्टान में किस किस को ले रहे हो? भारत की सभी मैदानी संरचना चतुर्थी चट्टान है। मैदानों में सबसे पहला मैदान मध्यवर्ती मैदान, फिर आप बता दी थार का मरुस्थल, ये भी मैदान है, तटीय मैदान ये भी मैदान है, और डेल्टाई क्षेत्र ये भी आपका क्या हो गया? मैदान हो गया। क्लियर? तो ये जो है ये हो गए आपके चतुर्थी चट्टान। तो ये बात समझ में आ रही है? इसको हम आखिरी में फिर से पढ़ाएंगे, जब मैं इनके बारे में, हर एक के बारे में आर्कियन 30 शब्दों में क्या लिखना है, धारवाड़ में 30 शब्दों में क्या लिखना है, कडप्पा में 30 शब्दों में क्या लिखना है, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन, इन सब में 30 शब्दों में क्या लिखना है, तृतीय चट्टान के बारे में 30 शब्दों में क्या लिखना है, चतुर्थी चट्टान में 30 शब्दों के बारे में क्या लिखना है, ये सब हम पढ़ेंगे कब? हमारी इस चैप्टर की आखिरी क्लास जो होगी, आखिरी 2 क्लासेस में मैं ये सब के बारे में बताऊंगा। तब तक ये सारी कहानी सुनते रहो और समझते रहो। ये समझ में आए? 10 सेकेंड दिया, रिवाइज करिए, फिर एक रिवीजन करके हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से पढ़िए जो मैं पढ़ाया हूं। चलिए, हो गया? चलिए आइए,
तो क्या है, 2-4 घंटा लोगे क्या रिवीजन में? 26 हो गया वैसे भी। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं भारत की भूगर्भिक चट्टानी संरचना, यानी जमीन के अंदर पाई जाने वाली चट्टानी संरचना, जिसको हमने कितने भागों में बांट दिया? मतलब भारत की चट्टानों को, इंडियन रॉक को हमने कितने भागों में बांटा? बोला 4, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। प्राथमिक चट्टान में कौन सी चट्टान आती है तो बता दीजिएगा? आर्कियन, जो सबसे पहले बनी। द्वितीय चट्टान में वो सभी चट्टानें जो आर्कियन के अपर्दन और निक्षेपण से बनेगी, जैसे कि धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। और तृतीय चट्टान में हिमालय के निर्माण के दौरान बनी हुई सारी संरचनाएं आएंगी, जैसे कि ट्रांस हिमालय, हिमालय, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी और अंडमान निकोबार। और चतुर्थी चट्टान में भारत की सभी मैदानी संरचना शामिल होगी, जिसमें से मध्यवर्ती मैदान, थार का मरुस्थल, तटीय मैदान और डेल्टाई क्षेत्र। एग्री? चलिए, ये हो गया। अब इसमें सबसे पहले समझना ये कि सबसे पहली चट्टान जिसे मैं क्या बोल रहा हूं, ये आर्कियन है क्या, कहां पाई जाती है, कैसे बनी, कहां पर है, ये किसे बोलते हैं आर्कियन? बताओ, किसे बोलते हैं आर्कियन? आर्कियन है क्या एक्चुअल में? इन सब के बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में, यानी कल की क्लास में। तो कल लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, मुझे बताइएगा, कल मैं पूछूं कि क्या पढ़ने वाले थे तो बता दीजिए सर आप बताने वाले थे आर्कियन चट्टान के बारे में कि आर्कियन क्या होती है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ और बताओ, मैं फिर वहां से आगे बढ़ जाऊं। तो कल पूछूं कि क्या पढ़ने वाले थे तो बताना कि सर आप बताने वाले थे कि आर्कियन होती कैसी है, क्या होती है, कहां पर पाई जाती है, आर्कियन के बारे में। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने कल की क्लास में, समझेंगे आर्कियन रॉक के बारे में। चीजें स्किप की जा सकती है, लेकिन ये आपके साथ चीट होगा क्योंकि आपको नहीं समझाया गया। बात समझ में आ रही? समय लगता है लगने दो, लेकिन याद रखिएगा दुख तब होता है जब आपको समझाया गया लेकिन आप समझने के बाद भी भूल गए। समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझी हुई चीजों को बनाए रखना इंपॉर्टेंट है। याद रखना, समझता तो हर कोई है, कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में समझ तो जाएगा, लेकिन समझने के बाद अगर उन चीजों को अपने पास ना रखा संभाल के, तो ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं होती। आगे पाठ, पीछे सब पाठ, सब पता है? तो इसलिए पढ़ना और पढ़ी हुई चीजों को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी। विद्यार्थी तभी अब विद्यार्थी कहलाता है जब वो पढ़ी हुई चीजों को ना भूले। अगर वो भूल जाए तो क्या खाक का विद्यार्थी है? ऐसा भूलने के लिए विद्यार्थी बने थे? कॉम्पिटिशन एग्जाम भूलने के बाद निकलता है क्या कि मैं पढ़ा था भूल गया, मुझे डिप्टी कलेक्टर बना दो? बनेंगे क्या ऐसा? इसलिए कोशिश करें कि पढ़ी हुई चीजों को ना भूलें, और ना भूलने के लिए जो जतन करना है आपको, जितनी मेहनत करनी है, पढ़ने के लिए मेहनत नहीं करनी होती है, पढ़ी हुई चीजों को याद रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नहीं समझे? सब समझ में आ जाएगा एक टाइम के बाद। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने कल की क्लास में। ठीक है।